जिससे सम्राट अशोक के विचारों को भी अवरुद्ध किया जाए, उनके इतिहास को भी धूमिल कर दिया जाए, उनकी छवि को भी धूमिल कर दिया जाए, यह प्रयास भी साथ साथ चलता रहता है। भाइयों और मित्रों, ऐसा प्रयास नहीं चलता होता है तो कई बार अखबार में हम सुर्खियों में देखते हैं कि कहीं से किसी ने कह दिया कि तिरंगा झंडा की जगह हम कोई और झंडा हिंदुस्तान में लाने का काम करेंगे। यह प्रयास ही उस तरह का नहीं तो और क्या है। कई बार इस तरह की खबर आती है कि कहीं से चक्र निशान हटा दिया गया या हटाने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से यही प्रयास है जो बीच बीच में रुक रुक कर हम लोगों के बीच खबर के माध्यम से पहुंचते रहता है, और उसी प्रयास का एक हिस्सा था। पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि एक कथित साहित्यकार ने किस तरह से सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की, कितनी अभद्रता के साथ टिप्पणी की गई। कहा गया कि सम्राट अशोक औरंगजेब की तरह थे। भाइयों और मित्रों, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कोई भी व्यक्ति कर रहा है, उसकी मंशा तो समझा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं से पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार देकर आखिर क्या मैसेज समाज में देने की कोशिश हुई। हम सब लोगों ने इसीलिए जब उस समय इस तरह की टिप्पणी आई सम्राट अशोक के बारे में, तो हम इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने प्रतिकार में पहला हाथ उठाया और हम सब लोगों ने मिलकर प्रतिकार किया। लेकिन जो प्रतिकार हमने किया है, हमको इस बात की खुशी है कि चाहे मन से हो बेमन से हो, लगभग तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने बाद में कहा कि निश्चित रूप से उस कथित साहित्यकार की कोशिश जायज नहीं थी। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथियों ने तो यहां तक कहा कि अक्षम्य अपराध था। अखबार में खबर छपी, अक्षम्य अपराध था। सच में अक्षम्य अपराध है, लेकिन अक्षम्य अपराध है तो उसको सजा देने का काम आखिर कौन करेगा? सजा देने का काम कौन करेगा? हम लोगों ने तो उसी वक्त मांग की, और सिर्फ मांग अखबार में बयान देकर नहीं की, हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं महात्मा फुले समता परिषद के साथियों का। कोरोना का समय था, वैशाली से लेकर पटना कुम्हरार तक एक काफिला निकला, और उस काफिला के हजारों गाड़ियों का काफिला, और उसके माध्यम से भी तमाम इस तरह के प्रयासों के माध्यम से हमने कहा कि उस व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया गया है उसको अविलंब वापस लेने का काम होना चाहिए। हम लोगों की मांग आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है। हम आज भी इस मंच से उस मांग को पुरजोर तरीके से आपके माध्यम से दोहराते हैं कि उस कथित साहित्यकार को जो दिया गया पुरस्कार है, उस पुरस्कार को वापस लेने का काम करना चाहिए। वापस लेने का काम कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक साजिश के तहत सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इसलिए उसके पुरस्कार को वापस लेना चाहिए, उसको सजा देने का काम जरूरी है। तो भाइयों और मित्रों, इस तरह की कोशिश निरंतर चलते रहती है। तो दोनों तरह के लोग हैं। एक तरफ हैं हम लोगों जैसे लोग जो इस कोशिश में निरंतर लगे हुए रहते हैं। अब बिहार का मामला आया तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है सम्राट अशोक की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए, बताने की जरूरत बहुत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बात बताने की जरूरत पड़ जाती है। कल ही कहीं हमने देखा कि किसी नेता ने दावा किया कि जो सार्वजनिक रूप से अवकाश की घोषणा बिहार सरकार ने की, उसमें किसी दल विशेष ने विशेष प्रयास किया, इसके चलते अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब उनको पता भी शायद नहीं ठीक से है, या तारीख भी उन्होंने नहीं देखी और ऐसे ही बयान दे दिया। भाई और मित्रों, जिस वक्त आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। उस समय जो सरकार थी जनता दल यूनाइटेड,
अलग गठबंधन में उस समय सरकार चला रही थी और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तब निर्णय लिया था। इसलिए कोई व्यक्ति इस तरह से बयान देते हैं, उनको समझना चाहिए 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने अलग गठबंधन बनाया था। एक राजनीतिक परिस्थिति थी, उस पर बहस का मामला नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हो उस वक्त अलग गठबंधन था 2015 में, और 2015 से लेकर 16 तक यह निर्णय हुआ। उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फैसला ले रहा था, लेकिन गठबंधन अलग था। इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी होती है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। कुछ लोग बिना सोचे समझे झंडा उठा लेते हैं। बिना सोचे समझे झंडा उठाइएगा तो दुर्गति हो रही है और आगे भी दुर्गति होती रहेगी। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना, और यह दुर्गति कोई एक जगह नहीं हो रही, एक जगह नहीं हो रही है। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, नेता लोग बैठे हुए हैं। आज क्या हुआ महाराष्ट्र में, आज क्या हुआ मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार में अति पिछड़ा भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, महादलित भाइयों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण देने का काम किया, उस तरह से महाराष्ट्र में भी यह काम चल रहा था। महाराष्ट्र में काम चल रहा था, कोई एक व्यक्ति उठा चला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि महाराष्ट्र में जो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण चल रहा था वो आरक्षण नहीं चलेगा। वहां के कोर्ट ने फैसला देने का काम किया और वहां आरक्षण रुक गया। जो ओबीसी समाज के लोग हैं, आज वहां आरक्षण के माध्यम से जो उनको मौका मिल रहा था पंचायती राज संस्थाओं में मुखिया बनने का, जिला परिषद का सदस्य बनने का, महाराष्ट्र में कोर्ट ने निर्णय लेकर उस काम को रोक देने का काम किया। मध्य प्रदेश में भी यह काम हुआ है। मध्य प्रदेश में भी न्यायालय ने मना कर दिया कि वहां ओबीसी के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में नहीं होगा। यह बात जानने का काम करना चाहिए, जानने का काम करना चाहिए भाइयों और मित्रों। और क्यों रोक दिया, क्या कहकर कोर्ट ने रोक दिया, जरा समझिएगा चीजों को। कोर्ट ने यह कहकर रोक दिया, कई बातें कोर्ट ने कही, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने कहा वहां की सरकारों से कि आपके पास जो डाटा है वह इंपेरिकल डाटा नहीं है। जो डाटा है, जिस डाटा के आधार पे आप आरक्षण देने का काम करते हैं, वह इंपेरिकल डाटा नहीं है। इंपेरिकल डाटा की जरूरत है। इंपेरिकल डाटा का क्या मतलब होता है? डाटा का मतलब जो जात की संख्या है उसके बारे में, जो आंकड़ा है उसके बारे में। कोर्ट ने कहा इंपेरिकल डाटा नहीं है, इंपेरिकल डाटा लाइए और तब हमसे कहिए, हम इस पर विचार करेंगे। इंपेरिकल डाटा का क्या मतलब है? इंपेरिकल डाटा का मतलब है कि अनुमान के आधार पे नहीं चलेगा। जो 100 साल पहले जात की गिनती हुई उसके आधार पे नहीं चलेगा। बिल्कुल प्रयोग से सिद्ध जो व्यवहारिक डाटा, वास्तविक डाटा है, उसको लाइए, यही इंपेरिकल डाटा हुआ करता है। वहां के कोर्ट ने कहा इंपेरिकल डाटा लाइए। इंपेरिकल डाटा कहां से आएगा, कहां से आएगा भाई और मित्रों? हमारी पार्टी ने फैसला किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, सब लोगों को मालूम है कि जातीय जनगणना जरूरी है इस देश में। जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं कहा था, ऐसे ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा, और ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बैठक में फैसला नहीं लिया। वास्तव में आवश्यक है। आज कोर्ट भी कह रहा है, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार देश के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों के हाई कोर्ट ने कहा कि डाटा आपके पास नहीं है। 100 साल पुराना डाटा है, 1931 में जात की गिनती हुई, लगभग 100 साल पहले, तो डाटा आपके पास नहीं है, डाटा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि जात की गिनती जरूरी है। और हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त मंत्री थे 2018 में, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, जो आज भी बड़े नेता हैं,